नमस्ते जी, मैं अनल फारोज। आज आपके बीच में आरबीसी की विज्ञान किताब की जो दूसरा पार्ट जो हमारा चल रहा था, जिसका नाम मानव तंत्र था, उस मानव तंत्र के जिस पहले तंत्र पर हम चर्चा कर रहे थे, पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र के कुछ अंगों की जानकारी हमने ले ली थी। आमाशय तक के अंगों की जानकारी हमने ले ली थी, मुखवास से लेकर के आमाशय तक के। अब हमें जो अगला अंग पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए हम आपके बीच में आए, वो है इस पाचन तंत्र का, इस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे महत्वपूर्ण अंग। और वो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? छोटी आंत। अब इस छोटी आंत के बारे में जानकारी देने के लिए हम आपके बीच में आए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आहार नाल का या पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग अगर कोई होता है तो सबसे लंबा भाग आपका छोटी आंत ही होता है। 7 से 8 मीटर तक लंबाई तक इसकी लेंथ होती है। तो मिलाकर के सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक लंबा भाग ही होता है। भोजन का सर्वाधिक अगर कोई पाचन होता है, सर्वाधिक पाचन भी अगर कहीं होता है तो छोटी आंत में ही होता है। और सर्वाधिक अगर भोजन का ऑब्जर्वेशन होता है, सर्वाधिक भोजन अवशोषित होता है, तो सर्वाधिक अवशोषण भी अगर कोई होता है तो छोटी आंत में ही होता है। तो कहने का मतलब आप समझ जाइए, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और तुम्हारी मलाशय तक, आप मलद्वार तक, इन जितने भी आहार नाल के जो अंग हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अंग है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत है। छोटी आंत सबसे लंबा भाग यही है, सर्वाधिक पाचन यही होता है, सर्वाधिक अवशोषण यही होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है। अब मैं आपके बीच में क्या कर रहा हूँ, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक भाग तो वो है जो आमाशय से जुड़ा है, आमाशय का जो अंतिम भाग है जठर निर्गमी, उससे जुड़ा हुआ जो भाग होता है वो तो होता है ग्रहणी। जो छोटी आंत का दूसरा भाग जो बीच में होता है वो होता है अग्र शुद्रांत। इस अग्र शुद्रांत के बाद जो तीसरा जो भाग होता है जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है, वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ जो भाग होता है वो शुद्रांत। तो अब आप समझ लीजिए, ये छोटी आंत के 3 भाग है। ये ग्रहणी तो किससे जुड़ा होता है? आमाशय से जुड़ा होता है। और आमाशय का जो अंतिम भाग है जठर निर्गमी, उससे जुड़ा होता है। ये तो आमाशय से जुड़ा हुआ। और शुद्रांत कौन सा भाग है? जो हमारे शरीर में, मतलब ये जो बड़ी आंत जो होती है शरीर की, उस बड़ी आंत से जुड़ा हुआ भाग है। और ये इन दोनों का बीच वाला भाग है। ग्रहणी में क्या होता है आप समझिए, छोटी आंत के पहले भाग में, छोटी आंत के पहले भाग में क्या होते हैं? यकृत से या अग्नाशय से, यकृत, अग्ना या अग्नाशय से जो भी पाचक रस आते हैं, वो पाचक रस अगर कहीं आकर के मिलते हैं तो पाचक रस ग्रहणी में आकर के मिलते हैं। अगर आप समझो कि मैक्सिमम जो भोजन का पाचन होता है, सर्वाधिक जो पाचन होता है, वो ग्रहणी के अंदर भोजन का पाचन हो जाता है। एक जानकारी हमको ये मिली। अगर आप जैसे ही वहां से भोजन आगे की तरफ बढ़ता है तो आगे की तरफ वो अग्र शुद्रांत में जाता है। अग्र शुद्रांत में क्या होता है? अग्र शुद्रांत के अंदर एक आंत्र कोशिकाएं पाई जाती है। आंत्र कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती है जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। इसका मतलब है कि पाचित भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण, सर्वाधिक अवशोषण, पाचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण अगर कहीं होता है तो वो छोटी आंत के दूसरे नंबर के जो भाग है वहां से होता है। सर्वाधिक अवशोषण यहाँ होते हैं। और इसमें अवशोषण के लिए क्या पाया जाता है? अग्र शुद्रांत पर भोजन के अवशोषण के लिए आंत्र कोशिकाएं पाई जाती है, जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करके शरीर की हर कोशिका तक पहुंचा देती है। वहां से जो भोजन जाता है बिना पचा हुआ, वो फिर आगे की तरफ बढ़ता है तो शुद्रांत में जाता है। शुद्रांत क्या है? छोटी आंत का तीसरा भाग है, जो हमारी आहार नाल या पाचन तंत्र का जो अगला जो अंग है बड़ी आंत, उससे जुड़ा होता है। शुद्रांत के अंदर क्या करते हैं, इससे कुछ जो मतलब क्या है, अगर आप यकृत जो पीत रस यहाँ पर आकर के मिलता है तो पीत रस का अवशोषण अगर कुछ बच जाएगा तो यहाँ हो जाएगा। वसा को अवशोषित करने के जो अंग पाए जाते हैं या जो संरचनाएं पाई जाती है वो यहाँ पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के जो जिनका अवशोषण ग्रहणी में नहीं हो पाया, अग्र शुद्रांत में नहीं हो पाया जिनका अवशोषण, तो उनका अवशोषण ये करता है। तो यूँ समझ लीजिए कि पीत रस और वसा के कुछ अणुओं का अवशोषण क्या करते हैं? शुद्रांत में करते हैं। शुद्रांत के बाद, ठीक है, शुद्रांत में क्या होता है? उसके बाद जो भोजन है वो भोजन आगे की तरफ जाता है। और भोजन आगे की तरफ जाता है तो भोजन क्या करेगा, मतलब कहाँ जाएगा? बड़ी आंत की तरफ जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। मतलब कि ये तो छोटी आंत तो हमने पढ़ लिया, इसका पहला भाग ग्रहणी भी पढ़ लिया, अग्र शुद्रांत भी पढ़ लिया। शुद्रांत जो है वो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। इस शुद्रांत के अंदर पीत लवण या हो, वसा हो, कुछ विटामिन भी होते हैं, लिखा नहीं यहाँ पर, तो विटामिन भी होते हैं जिनका अवशोषण यहाँ हो जाता है। तो फिर जिनका अवशोषण यहाँ नहीं होता है वो फिर वो छोटी आंत के तीसरे भाग शुद्रांत से होता हुआ बड़ी आंत में रहता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं बड़ी आंत।
ये बड़ी आंत शुरू कहाँ से होता है? तो बड़ी आंत की शुरुआत होती है छोटी आंत के तीसरे भाग क्षुद्रांत से। इसका मतलब छोटी आंत के तीसरे भाग क्षुद्रांत से भोजन बड़ी आंत में जाता है। फिर वहां पर क्या होता है कि जिनका अवशोषण क्षुद्रांत में नहीं हो पाता है उनका अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। इसके अलावा बड़ी आंत के मैं आपके बीच में कार्य लिख रहा हूँ। बड़ी आंत के जो प्रमुख कार्य है वो प्रमुख कार्य क्या है आप देखिए। कहने का मतलब है कि क्षुद्रांत में जिनका अवशोषण नहीं हो पाता है वहां से, ये क्षुद्रांत छोटी आंत का तीसरा भाग है, जिनका अवशोषण क्षुद्रांत में नहीं हो पाता है वहां से अपाचित भोजन जो है वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के अंदर कुछ आहार होते हैं जिनका अवशोषण कर लिया जाता है। इसके अलावा बड़ी आंत के कुछ प्रमुख कार्य है जो हम आपके बीच में लिख रहे हैं। कार्य नंबर एक, इसमें खनिज जो लवण होते हैं उनका अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण बड़ी आंत का प्रमुख कार्य है। अतिरिक्त मात्रा में जो पानी होता है, एक्स्ट्रा जो पानी होता है, तो ज्यादा जो पानी होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कुछ मात्रा में ये जल का अवशोषण करने का काम भी करता है। इसके अलावा जो अपाचित भोजन होता है, अपाचित भोजन को मल द्वार से बाहर निकालने में भी कौन सा अंग काम आता है? मतलब बड़ी आंत काम आता है। तो बड़ी आंत का काम देखिए, दोबारा रिपीट लीजिए। तो प्रश्न पूछ रहे हमारा परीक्षा की दृष्टि से कि बड़ी आंत कोई 2 कार्य लिखिए, 1 कार्य लिखिए, 3 कार्य लिखिए। तो कार्य क्या है? खनिज लवण, बड़ी आंत खनिज लवणों का अवशोषण करता है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, बड़ी आंत क्या करता है? अपाचित भोजन को मलद्वार के द्वारा बाहर निकालता है। बड़ी आंत में भोजन कहाँ से एंट्री करता है? छोटी आंत के तीसरे भाग क्षुद्रांत से। वहां से कुछ जाकर माना कि जिन जो पचे हुए नहीं होते उन आहारों का अवशोषण भी थोड़ा बहुत इस मतलब बड़ी आंत कर सकती है। तो बड़ी आंत का जो पहला भाग आप पढ़ रहे हैं, तो बड़ी आंत का हमारा पहला भाग कौन सा है? बड़ी आंत का जो पहला जो भाग है वो पहला भाग पढ़ रहे हैं। तो बड़ी आंत का पहला भाग जो है वो अंधनाल है, ठीक है। अब ये अंधनाल ये क्या होता है? छोटी आंत के किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत के मतलब अंतिम भाग जिसको बोलते हैं क्षुद्रांत से, उससे जुड़ा हुआ हो सकता है अंधनाल। अब इस अंधनाल के बारे में और जानकारी क्या मिल रही है कि अंधनाल के अंदर, ठीक है, इसमें अंधनाल में इसका जो होता है अंधनाल का पहला भाग, इस अंधनाल के प्रथम भाग के ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। एक छोटी सी एक नली होती है जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता, 3-4-5 इंच की, ठीक है, जो कभी परेशान नहीं करती, कभी परेशान करती है तो फिर वो उसको बाहर निकालना पड़ता है वाया ऑपरेशन करके। तो उसको कर्मी रूपी अपेंडिक्स पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? परिच्छेदिका। ये परिच्छेदिका, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा, ठीक है, अन्ननाल से क्या हो जाता है? जो कुछ भोजन का या कुछ आहार का अवशोषण अगर कुछ बाकी भी रह जाता है तो कुछ आहार का अवशोषण अगर कहीं से होता है वो अवशोषण अन्ननाल के पहले भाग में हो जाता है। उसके बाद जो शेष जो होता है वो शेष सारा का सारा कहाँ पहुंचा दिया जाता है? शेष सारा का सारा जो है वो आगे वाला जो अंग है जिसको वृद्धांत्र बोलते हैं। मतलब ये वृद्धांत्र क्या है? वृद्धांत्र जो है वो किसका? बड़ी आंत का दूसरा भाग है। हाँ जी, तो हमें बड़ी आंत का जो दूसरा भाग है उस वृद्धांत्र की चर्चा करते हैं। अंधनाल के बाद जो दूसरा भाग आता है वो वृद्धांत्र होता है। यह लगभग 1.3 मीटर के आसपास लंबी एक नली होती है, ठीक है। यहाँ से बिना पचा हुआ भोजन आगे बढ़ करके मलाशय की तरफ बढ़ता है। ये यू आकार की एक नली होती है और यू आकार की नली के 4 टुकड़े होते हैं। इसका किताब में जिक्र कर रखा है, कौन कितने सेंटीमीटर का आप जरूर पढ़ लेना। शुरुआती जो है वो आरोही वृद्धांत्र, उसके बाद वाला अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, अनुप्रस्थ वृद्धांत्र के बाद अवरोही वृद्धांत्र और अंत में जो है वो सिग्माकार वृद्धांत्र। ये 4 टुकड़ों के अंदर बटा हुआ है। इसका अगला जो जानकारी ले रहे हैं, बड़ी आंत का तीसरा जो भाग होता है वो मलाशय होता है। जिस पाचन तंत्र को हम पढ़ रहे हैं उस पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग जो है आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे अंतिम भाग जो होता है वो मलाशय होता है। मलाशय लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है और इस 20 सेंटीमीटर में से अंतिम 2-3 सेंटीमीटर जो होते हैं वो अंतिम 2-3 सेंटीमीटर क्या होती है? गुदा नाड़ होती है। इस गुदा नाड़ जो है आगे जाकर के गुदा नाड़ आगे जाकर के मलद्वार के रूप में खुलती है और ये मलद्वार के रूप में खुलती है। तो ये सबसे अंतिम भाग है मलद्वार, जहां से अपाचित भोजन जो होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और मलद्वार पर जाकर के पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, पाचन तंत्र जाकर खत्म हो जाता है, ठीक है। इस मलद्वार के ऊपर कुछ संवर्णी पेशियां होती है। ये संवर्णी पेशियां क्या करती है? अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है। ना केवल संवर्णी पेशियां अपशिष्ट को बाहर निकालने की गति को नियंत्रित करती है बल्कि ये भोजन जो मुख से लेकर के बड़ी आंत तक पहुंचता है उसकी गति को भी नियंत्रित करती है। छोटी आंत और आमाशय में कुछ पाचक रस जो अंदर घुसते हैं
में उसकी गति को भी सवर्णी पेशियां गति करती है। अब जो हम आगे पाचन तंत्र के सारे अंगों के बारे में, जिसमें मुख गुहा से लेकर के मलद्वार तक के सारे अंगों के बारे में हमने जानकारी ली है, अब में हम आपको जो बताएंगे वो बताएंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो चलिए आइए हम आपको पाचन तंत्र के अंदर जो तीन ही पाचक ग्रंथियां हैं उसके बारे में हमको जानकारी दे देते हैं। मैंने सब कुछ लिख दिया, लेकिन ये कुछ हिंट लिखा है मैंने, उनकी महत्वपूर्ण बातें लिखी है, समझिए क्या चीज है। पाचन ग्रंथियों में एक लार ग्रंथि, ये जो लार ग्रंथि है वो लार का स्रावण करती है। लार क्या होती है? शीर्मी और चिपचिपा श्लेष्मा पदार्थ दोनों को मिला दे तो एक लार बनता है। हमारी बॉडी में ये जो लार है वो लार काम क्या करती है? लार काम करती है, सबसे पहला जो भोजन का पचना शुरू होता है, हम एक सारणी पढ़ेंगे जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, तो सारणी में क्या जानकारी मिलेगी हमको? उस सारणी में मिलेगा कि लार जो है, लार में जो एमालाइज या टाइलिन नाम का एंजाइम होता है वो जटिल शर्करा को सरल शर्करा में तोड़ता है। इसका मतलब लार का एक काम है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला पाचन जो होता है ये करता है। इसके अलावा भोजन को लसदार बनाता है, भोजन को चिकना बनाता है। इसके अलावा मुंह में जो भी मुख गुहा होती है, मुंह में दांत होते हैं, मुंह में जीवा होती है, उसकी सफाई का काम करता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने कार्य के आगे 3 लिखे हैं, इसका मतलब 3 काम आपको ध्यान रखना है। तो लार का काम क्या है? लार का कार्य है कि एक तो कार्बोहाइड्रेट को पचाना, कार्बोहाइड्रेट को, जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलना, सरलीकृत भोजन में बदलना, भोजन को लसलसा व चिकना बनाना, और मुंह में, मुख गुहा में दांत ले लो और मुंह की जीवा ले लो, उसकी सफाई करना। अब ये जो लार ग्रंथि होती है वो लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। मैंने तो चित्र बनाया नहीं है, अभी मैंने चित्र बनाया नहीं है, नहीं बाकी क्या है किताब में चित्र बना रखा है। एक तो जो लार ग्रंथि हमारे गाल के आसपास, हमारे कान के आसपास होती है, वो तो होती है कर्णपूर्व लार ग्रंथि। कर्णपूर्व लार ग्रंथि जो शीर्मी जो तरल होता है लार के अंदर का, उसका स्रावण ये कर्णपूर्व लार ग्रंथि करती है। इसके अलावा एक जो ग्रंथि होती है मतलब लार ग्रंथि, वो हमारे जबड़े के आसपास होती है, इसको बोलते हैं अधोजंभ लार ग्रंथि। ये अधोजंभ लार ग्रंथि जो होती है वो श्लेष्मिक का स्रावण करती है। एक होती है जीवा के नीचे, जीवा के नीचे तो उसको अधोजीवा बोलते हैं। जीवा के नीचे अधोजीवा, हमारे जबड़े के नीचे अधोजंभ, और कान के आसपास या गाल के आसपास होती है कर्णपूर्व लार ग्रंथि। ये शीर्मी तरल स्रावण करती है। अधोजंभ और अधोजीवा दोनों श्लेष्मिक स्रावण करते हैं, श्लेष्मिक जो श्लेष्मा होती है उसका स्रावण करते हैं। तो श्लेष्मिक तरल और श्लेष्मिक तरल ले लो, श्लेष्मिक तरल और शीर्मी तरल दोनों मिलकर के क्या करते हैं? लार का निर्माण करते हैं। लार का काम दोबारा इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझ रहे हैं कि लार क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पचना यहाँ से शुरू होता है। लार ही क्या कर, कार्बोहाइड्रेट पचना सबसे पहले शुरू करता है। लार क्या करता है? भोजन को क्या करता है? चिकना व लसलसा बनाता है। क्योंकि भोजन क्या करता है कि आगे उतरेगा तो उसको ग्रसनी और ग्रासनली में उतरना पड़ेगा, और ग्रसनी और ग्रासनली में उतरेगा तो क्या होगा कि भोजन यहाँ से उतरेगा, अंदर का अस्तर बड़ा कोमल होता है, तो ये लसलसा और चिकना हो जाएगा तो आसानी से यहाँ नीचे उतर जाएगा। इसके लिए ये जो श्लेष्मा होता है वो काम भी करता है। ये तो जानकारी हमको मिली लार ग्रंथि के बारे में। छोटी छोटी सीट मैंने आपके सामने लिखी हुई थी, मैं इस लार ग्रंथि को आपके सामने मिटा रहा हूँ। ठीक है, पाचन ग्रंथि की पहली ग्रंथि थी लार ग्रंथि, उसके बारे में हमको जानकारी मिली, उसके 2-3 प्रकार और 3 कार्य आप ध्यान में रख सकते हैं। इसका चित्र बना रखा है, ठीक है, राजस्थान शिक्षा बोर्ड की किताब के अंदर, जिसको आप अपनी किताब के अंदर कभी मौका मिले उसमें से देख सकते हैं। अब हमें दूसरी जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथि ले रहे हैं वो अग्नाशय। इस पाठ का जब अंतिम जो तंत्र पढ़ेंगे वो अंतिम तंत्र होगा अंत्यस्रावी तंत्र, और अंत्यस्रावी तंत्र में हमें अंत्यस्रावी ग्रंथियां पढ़नी है। ये अंत्यस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है और एक बहिस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है। इसलिए ये ग्रंथि क्या होती है? मिश्रित होती है। मतलब अग्नाशय हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथि का नाम बताइए जो अंत्यस्रावी और बहिस्रावी दोनों की भांति व्यवहार करती है। तो अंत्यस्रावी और बहिस्रावी तो इनका मतलब मिश्रित होती है। तो मिश्रित जो ग्रंथि होती है वो मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है जी? अग्नाशय। ठीक है, इसका मतलब ये एंजाइम का भी श्रवण करती है और हार्मोन का भी श्रवण करती है। जो अग्नाशय है वो होता का है, ये हमारा यकृत है, यकृत के नीचे की तरफ है यकृत, और तुम्हारी ये जो ग्रसनी है या ग्रसिका है उसके अड़ोस पड़ोस में पाई जाती है, उसके आसपास पाई जाती है। 6 से 7-8 इंच की ये होती है, यू आकार की एक भाग होता है जो अग्नाशय, ये जो अपना श्रवण छोड़ती है। अब इसमें क्या करेगी? ये क्या करेगी? खूब सारे एंजाइम निकालती है। तो अग्नाशय ग्रंथि जिन जिन एंजाइमों को निकालती है उन सारे एंजाइमों को एक सारणी के माध्यम से जो किताब के अंदर छाप रखी उसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। ठीक है, और वो ये जो भी एंजाइम का श्रवण करती है, ये छोटी आंत का जो पहला भाग है, छोटी आंत का पहला भाग रेगनी, वहां जाकर के ये एंजाइम मिलते हैं। ठीक है,
जब हम पाठ अंत में जाएंगे, पाठ के अंत के हिस्से में, तब हम क्या पढ़ेंगे कि अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है, मतलब वो हार्मोन निकालती है। वो जो हार्मोन निकालती है उस हार्मोनों का नाम भी पढ़ेंगे, जिसका जिक्र आप इंसुलिन ग्लूकागोन होते हैं। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नाम के हार्मोन अग्नाशय निकालती है, जो रुधिर में शर्करा की मात्रा को कम ज्यादा करके नियंत्रित करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये आपको जानकारी होगी। तो अग्नाशय हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली एक और पाचक ग्रंथि है। अब आगे की तरफ जाए तो हम आपको इसको मिटा देते हैं और हमारी तीसरी हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो हमें ग्रंथि है वो पढ़ रहे हैं, जैसे लीवर। अब लीवर यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ये क्या होती है कि हमारा डायफ्राम होता है, तनुपट, मध्यपट, उस मध्यपट के नीचे एक त्रिकोणाकार होती है। ये डायफ्राम यहाँ होता है, उसके नीचे की तरफ जो होता है ये हमारा ये यकृत है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे ये लीवर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, मतलब ये दाएं और बाएं दो भागों में बटा होता है, जिसको दो पालियां कहते हैं। अब इसकी यकृत की संरचनात्मक क्रियात्मक जो इकाइयां होती है, जो षटकोणीय इकाइयां होती हैं, जिसकी संख्या लगभग लाखों में होती है, तो लाख मतलब 1 लाख इकाइयां होती है जो यकृत का निर्माण करती है। तो ऐसी इकाइयां संरचनात्मक क्रियात्मक षटकोणीय मतलब क्या, मतलब 1 लाख मतलब यकृत की संख्या है, तो 1 लाख, तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां को क्या बोलते हैं? यकृत पालियां बोलते हैं। ये जो यकृत की जो पालिकाएं होती हैं, यकृत पालिकाएं, ये खूब सारी यकृत पालिकाएं मिलकर के क्या करती है? खूब सारी यकृत पालिकाएं मिलकर के यकृत का निर्माण करती है। कुल मिलाकर के इसकी संरचनात्मक रचनात्मक इकाइयां होती है, जिनकी संरचना षटकोणीय होती है, जिसको मैंने लिख नहीं रखा। ठीक है, तो ये आ गया। ये फिर क्या करता है? यकृत क्या करता है? पीतरस बनाता है। वो पीतरस बनने के पश्चात पीत वाहिनी से होता हुआ पित्ताशय में जाता है। हम पढ़ेंगे एक सारणी के माध्यम से। और ये जो यकृत जो पीतरस बनाता है ना, वो पीतरस अगर जहाँ करके कहीं मिलेगा तो वो छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में जाकर के मिलेगा, जिसकी चर्चा करेंगे। अब हमारा जो अगला जो वीडियो रहेगा, मतलब पित्ताशय पीतरस, फिर वो छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने जो पढ़ा है अब तक का, शुरू के 2 वीडियो और आज का ये वीडियो, इन वीडियो में हमने केवल पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में जो जानकारी राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो विज्ञान की किताब है उसके अंदर लिख का उसकी जानकारी हमने लिया। हमने ये लिया कि उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। हमने मुख के बारे में की जानकारी पढ़ी, मुख के अंदर होठ, जिह्वा या दांत जो भी थे उनकी जानकारी पढ़ी। हमने ग्रसनी के बारे में जानकारी पढ़ी, आपने ग्रसनिका या आहार नली के बारे में जानकारी पढ़ी। उसके बाद हमने आमाशय जैसे पाचन तंत्र के एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में जानकारी पढ़ी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग छोटी आंत के बारे में जानकारी पढ़ी, और हमने बड़ी आंत और मलद्वार मलाशय के बारे में भी जानकारी पढ़ी। इसके अलावा पाचन तंत्र में कुछ ग्रंथियां काम आती है, उन ग्रंथियों के बारे में चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हम कर ही रहे थे। लार ग्रंथि के बारे में, लार ग्रंथि के बाद अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, और अंतिम यकृत ग्रंथि के बारे में। इस प्रकार हमने सारी पाचक ग्रंथियों को चर्चा लेने के पश्चात हम देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम भोजन को किस प्रकार से पचाते हैं। उसकी एक सारणी है, कौन कार्बोहाइड्रेट, कौन प्रोटीन, कौन वसा पाचक एंजाइम्स हैं, तो उनकी सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे। और हमें एक वीडियो और इसके लेकर के आएंगे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ, जिस पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ एक वीडियो हमको जानकारी मिलेगी। तो टेबल बनाएंगे एंजाइम से संबंधित, और एक मुंह में भोजन का पाचन कैसे होता उसका प्रोसेस। अगर पूछ ले कि आमाशय में भोजन के पाचन को समझिए, तो वो आमाशय में भोजन के पाचन से संबंधित क्या जानकारी मिलती है, और छोटी आंत में भोजन के पाचन को समझिए। 3 जगह छोटी आंत में भोजन का पाचन बहुत शानदार जानकारी है। तो हम 3 बिंदु में पढ़ेंगे पाचन की प्रक्रिया को, मुंह में, छोटी आंत में और आमाशय में, लगभग बड़ी आंत में भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो भोजन का पाचन कैसे होता है वो तरीका, और विभिन्न प्रकार के एंजाइम कैसे काम करते हैं, वो मुंह में बन रहे हैं कि आमाशय में जाकर मिल रहे हैं कि छोटी आंत में जीकर मिलकर उनका कार्यस्थल क्या है, ऐसे एक सारणी बना रखी है। उस सारणी के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। तो हमारा पाचन तंत्र का एक और वीडियो आपके बीच में आएगा। मैं नारायण लाल खारोल आपके बीच में लगातार वीडियो जारी करता रहूंगा। आप क्या करें, मेरे YouTube चैनल जो मैंने बना रखा है ऑनलाइन क्लासेस विद नारायण लाल खारोल, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको शेयर करना ना भूलें। अगर आप में से कोई देख भी लेता है जो कक्षा 10 से नहीं पढ़ रहा है, अगर कक्षा 10 में नहीं पढ़ रहा है, तो आप लोग उस वीडियो को शेयर करके उन भैया को तक पहुंचाने का प्रयास करें जो कक्षा 10 के अंदर पढ़ते हैं, कक्षा 12 के अंदर पढ़ते हैं। तो आपके नई वीडियो हम आपके बीच में लेते आगे रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय श्री राम।